नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे आज गबन उपन्यास की प्रासंगिकता पर बातचीत करूंगा। प्रेमचंद द्वारा लिखित व 1931 ईस्वी में प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यास गबन एक कालजयी रचना है, जिसमें एक मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं की पूर्ति की उत्कंठा में अपनी नैतिकता में गबन की कथा को प्रेमचंद ने हम सबके सामने रखा है। लगभग एक शताब्दी के पश्चात भी मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, इस वर्ग की लिप्सा और एन केन प्रकारेण लोभ वृत्ति को संतुष्ट करने की उत्कंठा भारतीय समाज में आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। गबन के प्रयासों से घर भरने की लालसा के किस्से तो आज हम अधिकतर अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं में देखते ही रहते हैं। इन परिस्थितियों में गबन का आदर्शवाद दूर क्षितिज से आती नौ प्रभात किरण सा महत्वपूर्ण दिखता है। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक यथार्थवादी उपन्यास है और इस उपन्यास की कथा वस्तु अपने मूल्यों से भटकते मध्य वर्ग के जीवन का वास्तविक चित्रण करने को रहा है, जिसमें कहानी की नायिका जालपा का आभूषणों के प्रति अत्यधिक लोभ दर्शाया गया है, जिसके कारण उसका पति संकट में पड़ जाता है। घटनाक्रम अनेक मोड़ लेते हैं और कहानी की जो इस गबन में नायिका जालपा है, अपने पति को संकट से निकालती भी है। तो इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने जालपा के आभूषणों के लोभी स्त्री से लेकर एक राष्ट्र नायिका बनने तक की परिणति का वर्णन करते हैं। जालपा, जो एक गांव के जमींदार के मुख्तार की बेटी है, उसके पिता बचपन में ही उसे तरह तरह के आभूषण ला कर देते हैं, जिससे उसे बचपन से ही आभूषणों के प्रति प्रेम हो जाता है और वह आभूषणों की शौकीन हो जाती है। उसका यह आभूषण प्रेम विवाह होने तक बढ़ता ही जाता है और जब उसका विवाह रमानाथ नाम के एक बेरोजगार युवक से होता है, तो विवाह के पश्चात भले ही उसके पति को नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका पति जालपा के आभूषणों की आकांक्षाओं को पूरा करते करते अपने कार्यालय से कुछ पैसों का गबन कर बैठता है, जिसके कारण वह अपने घर को छोड़ चुपचाप कलकत्ता चला जाता है, जहां वह अनेक संकटों में पड़ जाता है। उसकी पत्नी जालपा भी अपने पति को तलाशते हुए कलकत्ता पहुंचती है। फिर वह अपने पति को संकट से निकालने में मदद करती है। जालपा का आभूषणों के प्रति प्रेम भी खत्म होता है और वह एक संकट हारी नायिका के रूप में भी हमारे सामने उभर कर आती है। जैसा कि हम आज इस उपन्यास की प्रासंगिकता के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ध्यान से देखें तो गबन उपन्यास में महिला सशक्तिकरण की बात की गई है और आज भी समाज में महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप गबन की जालपा हो, जग्गो हो, रतन हो, जोहरा हो, यह सभी महिला सशक्तिकरण का आकाश हैं। मर्यादा और आधुनिकता के कांचन योग से परिपूर्ण गबन की महिलाएं वज्र के समान कठोरता नारी जाति को नर जाति पर स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ साबित करती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, इन महिलाओं में समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता भी है। जालपा के चरित्र का गठन मुंशी जी के इस दर्शन को व्यक्त करता है, जिसमें उन्हें विश्वास है कि नारी एक भटके हुए पुरुष को ही नहीं, संपूर्ण भटके समाज में नैतिकता का संचार कर प्रगतिशील बना सकती है। जग्गो की कर्मठता रमानाथ में पौरुष और कर्मशीलता को जगाती है। जालपा रमानाथ के लिजलिजेपन को अपने त्याग, सेवा
और प्रेम से दूर कर सत्यनिष्ठ बनाती है। यहाँ तक कि वेश्या जोहरा का भोग की बजाय जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों की उपासक बनना नारी सशक्तिकरण को एक नए रूप में आज की तरह प्रासंगिक बनाती है। जिस तरह आज स्त्री समाज के हर व्यक्ति से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ती है, उसी तरह गबन में भी जालपा अपने पति के कदम से कदम ताल मिलाकर उन्हें जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था में या पुलिसों के चुंगल में फंस जाते हैं तो उनसे निजात भी दिलाती है। इसी तरह आज भी बेमेल विवाह की समस्या उतनी ही दिखाई देती है और इस बेमेल विवाह का चित्रण गबन में प्रेमचंद ने भी एक नए प्रसंग के रूप में लेकर आते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या जो है, या सबसे बड़ी समस्या ना कहें तो एक बड़ी समस्या जो है, वह बेमेल विवाह की है। अक्सर निर्धन परिवार की बेटियां इसका शिकार होती हैं। शिक्षा का अभाव तथा आर्थिक असमर्थता की स्थिति में माता पिता अपनी बेटियों को उनसे उम्र में काफ़ी बड़े व्यक्ति से ब्याह कर अपने दायित्व की इतिश्री कर देते हैं। अब इस इतिश्री करने के बाद उनकी बेटी उम्र भर इस दंश को झेलती रहती है। रतन भी गबन की एक ऐसी ही पात्र है। गरीबी के कारण माता पिता द्वारा एक अमीर वृद्ध से उसकी शादी हो जाती है, जहां रतन को पैसों की कमी नहीं है, किंतु जिसके लिए एक स्त्री शादी करती है, जिस पति का प्यार वह सुख जो चाहती है, वह उसे इसमें नहीं मिलता। तो इसको भी प्रेमचंद ने हमारे सामने दर्शाया है। प्रेमचंद भारतीय समाज में होने वाले बेमेल विवाह के बाद जो भावनात्मक अत्याचार दिखाई देता है, वह रतन के चरित्र से हमारे सम्मुख रेखांकित करते हैं। अपनी नियति समझ एक बूढ़े व्यक्ति की विवाहिता की भांति जीवन यापन करती रतन अपनी नैसर्गिक भावनाओं को उत्सव एवं जलसों की ओर रुख कर खुश रखने का प्रयास करती है। लेकिन मुंशी जी बड़े कठोर शब्दों में रतन के मुख से यह कहलवाते हैं कि बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, अगर करना तो जब तक अपना घर अलग ना बने लो चैन की नींद मत सोना। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो, परिवार में रहकर तुम्हें उसे हाथ से धोना पड़ेगा। कितना दर्द है ठगे जाने का। तो यदि हम ध्यान से देखें तो आज जिस हम एकल परिवार में रह रहे हैं, वह उसकी कल्पना उन्होंने प्रेमचंद ने 1931 में हमारे सामने रखने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेमचंद की यह जो रचना है कालजयी रचना है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रेम गबन में भी उतना ही महत्वपूर्ण दिखता है और आज भी समाज में प्रेम उतना ही महत्वपूर्ण है। भले ही जायसी ने यह लिख दिया कि मानुष प्रेम भय ही बैकुंठी, नाही तो काह छार भरी मुट्ठी, तो वह प्रेम की दशा और दिशा यदि हम गबन में देखें, उसी प्रेम की दशा और दिशा आज भी समाज में दिखाई देती है। अपने त्याग, बलिदान और प्रेम के अनुपम मूल्यों से रमानाथ और जोहरा में गांधी बाबा के हृदय परिवर्तन का आलोक जगाती है। सत्य के आदर्श पर अपने जीवन को न्यौछावर कर भी वह कम समझती है। क्रांतिकारियों को बचाने और सत्य की मशाल को और ऊंचा करने के लिए अपने पति और तंत्र से टकराने में वह रत्ती भर संकोच नहीं करती है। पश्चाताप करने हेतु दिनेश के परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर रमानाथ और जोहरा को सेवा, त्याग और प्रेम का महत्व सिखाती है। प्रेम के विषय पर खुद प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में लिखते हैं, विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। प्रेम त्याग और सेवा पर ही विकसित हो सकता है। प्रेम त्याग और सेवा पर ही विकसित हो सकता है और आज हम जिस प्रेम को जीना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्याग और सेवा का अभाव दिखता है। वे प्रेम और विलास के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं
कि विलास तो प्रेम उपवन के दरवाजे तक पहुंचकर लौट जाना है और त्याग और सेवा से ही हम उस प्रेम रूपी उपवन की शीतलता और मादकता का आनंद ले सकते हैं। तो त्याग और सेवा प्रेम के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए यदि हम आज जिस प्रेम की बात करते हैं जहाँ स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है तो हमें गबन का प्रेम दिखाई देने लगता है। इसी तरह आज समाज में आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा दिखता है। गबन में भी प्रेमचंद ने आर्थिक विषमता का चित्रण किया है। आर्थिक विषमता हमेशा से ही समाज की समस्या रही है। हर युग में समाज दो वर्गों में बटा रहा है। एक ऐसा वर्ग जो सुविधा संपन्न है, वहीं दूसरा वर्ग जो इन सुविधाओं से बहुत दूर है। प्रेमचंद की सहानुभूति सदैव शोषित वर्ग के साथ रही है। उन्होंने निम्न मध्य वर्ग की समस्याएं जैसे कुंठित कामनाएं, झूठा दिखावा, उधार लेने की प्रवृत्ति, युवा वर्ग की समस्याएं आदि को अपने लेखन में महत्व दिया है। क्योंकि गबन भी निम्न मध्यवर्गीय परिवार पर आधारित उपन्यास है, अतः इस उपन्यास में इस वर्ग के जीवन से जुड़ी समस्याओं को उन्होंने बड़ी सजीवता और सरसता के साथ उभारने की कोशिश की है। विडंबना यह है कि ये समस्याएं आज भी हमारे समाज में ज्यों के त्यों विद्यमान है, या यूँ कहें कि पहले से भी अधिक विकराल रूप आज आर्थिक विषमता का दिखाई दे रहा है। जिस तरह गोदान में एक किसान मजदूर बनता है, आज भी कई सारे किसान मजदूर बनने के लिए विवश हैं और आज तो किसान आत्महत्या भी करते हैं। तो जो गबन के जो शोषित पात्र हैं आज भी तत्कालीन समाज में हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह जो आज समाज में प्रदर्शन प्रियता और मिथ्या आत्मसम्मान हर जगह दिखाई देता है, गबन में भी प्रेमचंद ने प्रदर्शन प्रियता और मिथ्या आत्मसम्मान का अत्यंत सजगता से चित्रण किया है। कबीर, गांधी और बुद्ध जैसे विचारक जिस अल्प संचय के सिद्धांत को भारतीय संस्कृति की नींव मानते हैं, गबन में भी प्रेमचंद ने संतोषम परम सुखम के बीज को पल्वित करने की कोशिश की है। यदि हम ध्यान से देखें तो गबन का मूल तथ्य ही है मिथ्या प्रदर्शन और कर्ज की समस्या को उद्घाटित करना। इसीलिए प्रेमचंद ने इस उपन्यास का शीर्षक भी गबन रखा है। गबन के मुख्य पात्र जालपा और रामनाथ के चरित्र प्रदर्शन और मिथ्या आत्मसम्मान की मानसिकता को दर्शाते हैं। रमानाथ की पत्नी के सामने स्वयं को बड़ा व्यक्ति दिखाने के लिए कर्ज लेकर आभूषण बनवाता है और बाद में अपने घर और ऑफिस में चोरी जैसा काम भी करता है। इसी तरह जालपा भी झूठे दिखावे के चक्कर में पति से बार बार गहनों की मांग करती है। जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रतन जब जालपा से घर आने के लिए कह देती है, किस तरह आज समाज में दिखावापन है, कैसे हम शादियों में अपने आप को दिखाने के लिए दूसरों से सामान लेकर आते हैं और घर में लाकर चकाचौंध जो करते हैं। 1931 में प्रेमचंद ने भी ऐसा किया। क्योंकि जालपा के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और रतन जब जालपा को से कहती है कि तुम मेरे घर आओ, तो जालपा को जैसी अपनी यथार्थ स्थिति का बोध होता है और वह रमानाथ से कहती है कि यह तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि एक तो उसके घर जाने के लिए उसके पास कीमती कपड़े और गहने नहीं हैं, दूसरे उसे भी अपने घर बुलाना पड़ेगा जहाँ किसी प्रकार की साज सजावट नहीं है। तो जो आज समाज में हम दिखावापन देखते हैं, बाह्य श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाह्य आडंबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि हमें आंतरिक आवरण पर जो ध्यान देना चाहिए वह दिखाई नहीं देता। कपड़े कैसे हो यह दिखाई देना चाहिए। कहीं ना कहीं जालपा के माध्यम से यह बताने की कोशिश प्रेमचंद ने की है। लेकिन रमानाथ तो उससे भी आगे बढ़कर कहता है। फिर रमानाथ हमारे सामने एक छलपूर्ण संसार बूंदता है और न केवल बूंदता है बल्कि उसमें जीने के लिए उत्सुक भी करता है। जालपा के इस बात के लिए कि हमारे घर में ऐसी स्थिति नहीं है कि
हम उन्हें बुलाएं तो वह कहता है कि विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं है। मेज, कुर्सियाँ, चाय के सेट तो हम रमेश के यहाँ से मांग लाएंगे। अर्थात लोगों की पड़ोस से मांगकर काम चलाने की वह मनोवृत्ति कितनी व्यापक हो गई है, यह आज का हर आदमी जानता है। दूसरों के सामने अपनी शान बना लेना, अपनी वस्तु पर नहीं, मांगी हुई वस्तु पर लोग अब अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगे हैं। रतन के आने पर जब रमानाथ ने यही किया और मांग कर लाई हुई चीज़ों से घर को सजा दिया, तो रमानाथ के मित्र रमेश बाबू की, जो कि पहुँच अच्छे अच्छे घरों में थी, सजावट की अच्छी अच्छी वे चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। घर को सजाते समय आईने को रखने को लेकर दयानाथ और रमेश में जो वाद विवाद हुआ, वह भी यह दिखाने के लिए कि भारतीयों में अंग्रेजियत किस तरह सतही ढंग से घुस गई है। इसको रमेश की पंक्ति में यदि हम ध्यान से देखें तो रमेश कहते हैं, यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्याली में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेज़ों को मुँह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज्य करते हैं, उसकी हवा तक नहीं छू गई है। तो ये जो दिखावापन की बात यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई देती है। यदि हम आगे देखें, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ EMI संस्कृति बिल्कुल दिखाई देती है। आज अधिकतर लोगों के घर, अधिकतर लोगों की गाड़ी EMI संस्कृति पे है। हम EMI पर घर ले लेते हैं, EMI पर गाड़ी ले लेते हैं, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो घर नीलाम होने की बात हो जाती है। या बहुत लोग, इसके लिए हम जब पेपर में पढ़ते हैं तो बहुत लोग आत्महत्या भी कर देते हैं आर्थिक धनाभाव के कारण, आर्थिक परेशानी के कारण। तो यह EMI की संस्कृति यदि हम ध्यान से पढ़ें गबन को, तो कहीं ना कहीं उस EMI की संस्कृति हमें गबन में दिखाई देती है। आज मिथ्या प्रदर्शन की भावना के शिकार मध्यवर्गीय लोग अपनी कामनाएं बढ़ा लेते हैं, और जब उन्हें अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर पाते तो उधार लेना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति को पैर उतना ही बढ़ाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, लेकिन अपने आत्मगौरव की लालसा के लिए वे चादर को फैला देते हैं और वह कर्ज में ऐसे बोझ तले दब जाते हैं जिसके कारण उन्हें अपना जान भी गंवाना पड़ता है। और रमानाथ को शायद इसी कारण कलकत्ता जाना पड़ता है। यदि वे दिखावे में आकर कर्ज नहीं लेते और गबन नहीं करते तो उन्हें कलकत्ता नहीं जाना पड़ता। आज समाज को बिल्कुल अंत तक जो मतलब अपने कब्जे में कर रखा है वह भ्रष्टाचार है, और गबन में भी भ्रष्टाचार उतना ही दिखाई देता है। झूठे दिखावे की होड़ ने ही वर्तमान समाज में जो एक रसातल में पहुंचाने का जो काम करता है, उसमें भ्रष्टाचार और मनोरोग प्रमुख है। आज अधिकांश व्यक्ति अपनी चादर से लंबे पैर पसारता है। अपनी अनंत कामनाएं, जिन्हें किसी भी कीमत पर पा लेने की इच्छा, उसे अनैतिक रास्ते की ओर ले जाती है, और उसमें एक सबसे बड़ा रिश्वत है। रिश्वतखोरी की बीमारी आज देश की एक अहम समस्या है। राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों द्वारा किए गए बड़े बड़े घोटाले से लेकर छोटे से छोटे दफ्तरों में चलने वाली रिश्वत की दुकानें इसी का परिणाम हैं। और रिश्वत के कारण ही एक छोटा सा छोटा कार्य यदि हमारे पास रिश्वत नहीं है तो हम नहीं करा पाते। भोलाराम का जीव को यदि हम ध्यान दें तो भोलाराम के जीव में मरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो पेंशन के लिए मर जाता है, लेकिन उसका जीव यमलोक नहीं जा पाता क्योंकि वे पेंशन नहीं पाता है। तो ये वर्तमान समाज में आज भी हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो ये रिश्वत बहुत प्रमुख रूप से दिखाई देता है, जिसको प्रेमचंद ने 1931 के अपने इस उपन्यास में दिखा दिया था। इसी तरह आज जिस हम समाज में रह रहे हैं वहाँ नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, हर्ष होता जा रहा है, उसमें कमी दिखाई देती जा रही है, और इसे भी गबन में बहुत अच्छे तरह से उजागर किया गया है। रमानाथ के माध्यम से प्रेमचंद भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की मानसिकता को दर्शाते ही हैं। प्रेमचंद का यह प्रतिनिधि पात्र आज हर घर, हर मोहल्ले और दफ्तर में दिखाई देता है।
नैतिक पतन के संकट को प्रेमचंद जैसे दूरदृष्टा ने पहले ही देख लिया था और गबन इसी सामाजिक पतन की घोषणा भी करता है। दिखावे की इस अंधी दौड़ का कोई अंत नहीं है। इस दौड़ में जीतने वाला अकेलेपन को शिकार होता है। संपत्ति और वस्तुओं का संग्रह तो हो जाता है, किंतु रिश्ते नाते कहीं पीछे छूट जाते हैं। आज हम स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने संबंधों को भूल जाते हैं और इसका भी चित्रण हमें गबन में दिखाई देता है। और जब हम संबंधों को भूल जाते हैं तो हम अंत में अकेलेपन, उदासी और मानसिक पीड़ा हमारे हाथ लगती है। दूसरी तरफ जो निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग दिखावे की इस अंधी दौर में पिछड़ जाता है और भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर पाता, वह भी कुंठा का शिकार हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में मानसिक रोग, कुंठा, अकेलापन, क्राइम आदि समाज की प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आते हैं। इसी तरह पुलिस व्यवस्था जो आज भी हम देखते हैं, पुलिस में कई खामियां आज भी हमें दिखाई देती है, उस पुलिस व्यवस्था का भी चित्रण गबन में प्रेमचंद करते हैं। गबन उपन्यास में पुलिस कुछ क्रांतिकारियों पर डकैती का आरोप लगा देती है। रमानाथ को उसका मुखबिर बनने का षड्यंत्र करती है। रमानाथ को कुछ धन का लोभ देकर गबन के आरोप से मुक्त करवा देने के प्रलोभन दे अपने कब्जे में कर लेती है। यदि हम इस पुलिस व्यवस्था को महाराष्ट्र वाले केस से जोड़ दें जो महाराष्ट्र में हुआ, तो हमें लगता है कि जो गबन में हुआ था वहीं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी, जिसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर एक राजनीतिक पे जो चले, तो वो घटनाएं बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती हैं। तो रमानाथ को कुछ धन का लोभ देकर गबन के आरोप से मुक्त करवा देने का प्रलोभन दे अपने कब्जे में कर लेती है। पुलिस के ये हथकंडे मात्र उस युद्ध की समस्या नहीं है, वरन वर्तमान में इस तरह की समस्या से बेहद परेशानी है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, ऐसी समस्याएं हमें दिखाई देती रहती हैं। आज भी समाचार पत्रों में कई बार हम पढ़ते हैं कि घूसखोरी, चोरी, डकैती, बलात्कार, गबन के अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं और कोई लाचार, बेबस, निरपराध को मुजरिम करार कर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश किससे गुहार लगाएगा? तो यही जब पुलिस जो हमारे रक्षा के लिए है वही न्याय का साथ नहीं देगी तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? यह बहुत सोचने की बात है। तो गबन में इसका पुलिस व्यवस्था का चित्रण बहुत संजीदगी से प्रेमचंद ने किया है, उसकी खामियों को भी उजागर किया है और वह आज भी पुलिस व्यवस्था किसी न किसी रूप में हमें आज भी दिखाई देती है। इसी तरह वंचित स्त्रियां, हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, वंचित स्त्रियां भी आज भी समाज में वंचित स्त्रियां हैं। प्रेमचंद ने भी वंचित स्त्रियों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जोहरा के माध्यम से प्रेमचंद समाज के वंचित तबके की त्रासदी को रेखांकित करते हैं। जोहरा एक वेश्या है जो प्रेम और बलिदान दोनों ही भूमिकाओं को निभाती हुई नजर आती है, किंतु समाज उसके प्रति अपनी दृष्टि नहीं बदलता, उसे वेश्यापन से अलग होने की कोशिश नहीं करने देता। जोहरा के चरित्र में जो सुधारोन्मुखता का बीज है वह जल्पा के प्रभाव से अंकुरित हो उठता है। इसी कारण वह पुलिस का भंडाफोड़ करने के लिए रमानाथ को अपना बलिदान बदलने प्रस्तुत करने में योगदान करती है। इसी तरह वह अपने अंतिम जीवन को और अधिक आकर्षक व पावन बनाती है। शायद इसीलिए वह वेश्यावृत्ति को त्याग देती है और जाल्पा से अपने साथ रखने की भिक्षा मांगती है। वह चाहती है कि वह मुख्य धारा में लौट जाए। वह वेश्याई नारकीय जीवन से अलग हटकर मुख्य धारा की जीवन जीने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करती है। आज भी जोहरा जैसी लाखों लड़कियां देह व्यापार में जबरन धकेली जाती है और आज हम उत्तर आधुनिक समाज में रहते हैं। उत्तर आधुनिक समाज में रहने के बाद भी इस वर्ग के प्रति हमारा दृष्टिकोण संकुचित ही दिखाई देता है। वेश्याओं का मुख्य धारा में लौटना स्वप्न जैसा है। साहित्य की दुनिया ने उमराव जान और जोहरा जैसे पात्रों को संवेदना के रंगों से उभारा है। अब इस संवेदना को समानता के ठोस धरातल पर उतारने की
हमारी बारी है। गौरैया, प्रेरणा, प्रज्वला जैसी एनजीओ इन औरतों के जीवन में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और यह आवश्यक है कि हम जैसे लोग, देश के पढ़े लिखे लोग इसमें उनका साथ दें और जो वंचित स्त्रियां हैं उनको मुख्यधारा में लाया जाए। तो प्रेमचंद ने 1931 में अपने इस उपन्यास में वंचित स्त्रियों को आगे लाने की बात की गई है। इसी तरह सामंती संस्कारों से स्त्री को मुक्त करने की कोशिश प्रेमचंद ने की है। प्रेमचंद के स्त्री पात्र सामंती संस्कारों से या तो मुक्त हैं या उससे मुक्ति के लिए संघर्षरत हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गबन की नायिका जालपा है। जालपा गहनों से प्यार करती है, उसका गहनों से प्रेम सामंती संस्कार का पोषक है, परंतु प्रेमचंद ने जालपा को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसमें सकारात्मक परिवर्तन दिखाते हैं, उसमें स्व का विस्तार करते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह है कि आधुनिक स्त्रियां मात्र सज संवर कर ही नहीं रह सकती, वरन सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को भी निभाती हुई आगे बढ़ सकती है। इस संबंध में रामविलास शर्मा का कथन बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि प्रेमचंद के नारी पात्रों में जालपा एक नए ढंग की स्त्री है। वह परिस्थितियों से टक्कर लेती है लेकिन कभी धैर्य नहीं खोती। भारी से भारी मुसीबत पड़ने पर वह विवेक से काम लेती है और कठिनाइयों का सामना करने के लिए नए नए दांव पेंच निकाल लेती है। उसका चरित्र कठिनाइयों का सामना करते हुए निखरता रहता है क्योंकि वह अपनी खामियों को पहचानती है और यदि स्त्री अपनी खामी को पहचान ले तो वह जीवन में आगे जरूर बढ़ जाती है। जालपा प्रेमचंद की नारी पात्रों में सबसे अलग है क्योंकि उसका जो चरित्र है वह उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। वह यथास्थिति की सीमा का अतिक्रमण करने में सफल होती है। तो प्रेमचंद के इसलिए प्रेमचंद गबन के जो नारी पात्रों के माध्यम से हमारे सामने स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार की समस्या को सामने लाते भी हैं। संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार की समस्या आज भी संपूर्ण उत्तर भारत तथा पश्चिम भारत में विकराल रूप में उपस्थित है। आज भी हम अपने परिवार में बेटी को संपत्ति का हिस्सा देने से कतराते हैं जबकि हम बेटे को आराम से दे देते हैं। तो उनका एक यह भी दिखाना था जो आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद गबन उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंध जैसे सामाजिक प्रश्न पर भी विचार करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने रमानाथ और जालपा के माध्यम से न केवल मध्यवर्ग की सीमाओं को बारीकी के साथ विश्लेषण किया है वरन उसमें संभावनाओं की भी तलाश की है। उनका मानना है कि विलासनी होकर स्त्री सच्चा प्रेम नहीं पा सकती, वह सच्चा प्रेम त्यागनी बनकर ही प्राप्त कर सकती है। तो जो आज हम अपने समाज में विलास की भावना को देखते हैं, आत्म केंद्रित की भावना को देखते हैं, उससे अलग हटने के लिए जालपा के माध्यम से वे संदेश देते हैं। जब रमा नौकरी के अलावा ऊपरी आमदनी की बात करता है तो जालपा टोकती है, तुम घूस लोगे, गरीबी का गला काटोगे। तो जो ये समस्या है ना कि एक स्त्री द्वारा अपने पति को यह कहलाना कि तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे, तो आज की समाज की व्यवस्था को अच्छी तरह दर्शाता है। गबन उपन्यास में समस्या महिलाओं के गहनों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं है बल्कि मध्यवर्गीय परिवारों का मतिभ्रम भी है। और आज भी हम मध्यवर्गीय परिवारों का मतिभ्रम हमें दिखाई देता है। पति पत्नी के रिश्ते के विभिन्न आयाम जालपा, रमानाथ, वकील साहब रतन और देवी दिन जग्गू के रूप में वर्णित दिखाई देता है। रिश्वत औपनिवेशिक पुलिस तंत्र को भी प्रेमचंद ने आरों हाथ लिया है। प्रेमचंद का गबन काल की गणना से निरपेक्ष वर्तमान में भी समान रूप से प्रासंगिक है। प्रेमचंद जी द्वारा सुझाए गए आदर्श की लेखनी के दम पर वह पूर्णतया यथार्थ लगते हैं। और यदि हम ध्यान से देखें तो गबन चिर यौवन साहित्य के रूप में आज भी सोडसी के रूप में हमारे सामने दिखता है। आज भी गबन में नौढ़ा की उत्सुकता है तो प्रौढ़ा की समझ भी है। गबन पात्र और अपने नातेदार और रिश्तेदार की तरह है, उसमें परिवेश सबका अपना है, समाज है। गबन में समाज का वर्तमान भी है, इसीलिए गबन कल्पनातीत है। गबन का एक एक पात्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वो रमानाथ हो, चाहे जालपा हो, चाहे रतन हो, चाहे जोहरा हो।
और किस तरह एक पत्नी अपने पति के साथ ताल पे ताल कदम मिलाती है, आगे बढ़ती है, साथ देती है। इसके माध्यम से भी जो आज पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आई है, उसको बताने की कोशिश प्रेमचंद ने 1931 में की है। आज भी यदि हम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपसी समझ होने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।